अखाड़ा के इस विशेष अध्याय में आपका स्वागत है। न्यूज़ और व्यूज़ के दाव पेच तो हम लगाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम चुनावी रण में उतर चुके हैं। ये सबसे बड़ा दंगल है महाराष्ट्र का और न्यूज़ 18 पर सबसे स्प्रेड आउट कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज लेकर आज हम आपके सामने आज प्रस्तुत हुए हैं। प्रतीक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, रूबिका लियाकत हमारे साथ जुड़ेंगी, विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, सपना शुक्ला जुड़ेंगी। महाराष्ट्र के कोने कोने से आपको हम खबर लेकर आएंगे और महाराष्ट्र के इस चुनावी मौसम में ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट और अखाड़ा का ये विशेष अध्याय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरा नाम है आनंद नरसिम्हन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुंबई में जो रण है, आज मुंबई में जो सिग्नलिंग है, जो सिंबोलिज्म है, वो बहुत खास है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शाम के इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है। उस रैली से पहले अखाड़ा के इस अध्याय में आदित्य ठाकरे का क्या कहना है आपको सुनाएंगे, नितिन गडकरी जी का क्या कहना है आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि क्यों शिवाजी पार्क का ये वेन्यू चुना गया है। मैं इस वक्त आपके साथ मलाबार हिल से जुड़ रहा हूँ और यहाँ से सिर्फ 4 कदम चलने की ज़रूरत है कि हम मेघदूत पहुंचेंगे, जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का निवास है। वहां पर क्या रणनीति चल रही है ये आप और मैं सिर्फ गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आज शाम को शिवाजी पार्क पर बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हम ढूंढ इसीलिए रहे हैं क्योंकि शिवाजी पार्क मुंबई के बीचों बीच है, हार्ट, जिसके कुछ दूर ही शिवसेना का पुराना ऑफिस है। शिवसेना की संरचना और उनका मेन ऑफिस शिवाजी पार्क के सामने ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। उनकी जो प्रतिमा बनने वाली थी वो टूट गई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा याचना भी की और इस पर भी सियासत चल रही है, तो शिवाजी का ये एंगल भी है। तीसरी बात, बाला साहब ठाकरे, वहीं पर उनका स्थल है और वहीं पर लोग उनको याद करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना के पूरे रचयिता। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के पटल पर हिंदुत्व की बात करने वाले सबसे प्रखर हिंदुत्ववादी, जिनके आदर्शों पर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो चल रहे हैं और उद्धव बाला साहब ठाकरे पर ये आरोप है कि देखिए आपने अपने ही पिता की लाइन को तोड़ दिया और उसको छोड़ दिया और किसी और के साथ आपने हाथ जोड़ लिए। सबसे बड़ी बात, हाथ मिला लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहीं पर राज ठाकरे भी रहते हैं। राज ठाकरे जो भांजे थे बाला साहब ठाकरे के, इस ठाकरे लेगेसी का क्या खेल है। इंटरेस्टिंग बात है कि सरवणकर जी है एकनाथ शिंदे जी की टीम से, अमित ठाकरे हैं जो वहाँ पर ही रहते हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं, वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का कोई किरदार वहाँ पर नहीं है, बीजेपी का कोई उम्मीदवार वहाँ से नहीं लड़ रहा। फिर भी बीजेपी ने क्यों इसी जगह को चुना, क्यों शिवाजी पार्क को ही चुना, क्यों ही इस स्थल को चुना? क्या इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ा विशाल जमावड़ा समुदाय मुंबई के बीचों बीच शिवाजी पार्क पर आ सकता है, या फिर ये ठाकरे लेगेसी की बात है कि बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर कौन सी पार्टी आगे जा रही है? भाजपा जा रही है, महायुति जा रही है, या महाविकास आघाड़ी जा रही है? क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे को ये चुनौती है कि देखिए आप ही के गढ़ में घुसकर हम यहाँ पर यलगार कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं? ये सारी बातें खुलकर आपके सामने रखेंगे, इसके अलग अलग दावपेच आपको सामने रखेंगे। हमारे रिपोर्टर्स और हमारे एंकर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा कि क्या विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं शिवाजी पार्क से, उस स्थल से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली यहीं से होने वाली है। विवेक, आप बताइए क्या इस कहानी में ट्विस्ट है? क्या बाला साहब ठाकरे को अमित ठाकरे के साथ, राज ठाकरे के साथ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? बहुत बड़ी मैसेजिंग हो जाएगी वो। बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए बहुत बड़ी मैसेजिंग हो जाएगी अगर पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं और बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल में पुष्पांजलि करते हैं। देखिए ये माना जा रहा है कि अगर पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे शिवाजी पार्क में तो हर हाल में वो बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर जाएंगे ज़रूर। मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह बीजेपी ने क्यों चुनी है। ये जगह बीजेपी ने इसलिए चुनी है क्योंकि शिवाजी पार्क बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गढ़ माना जाता है, या फिर कहें कि पूरे ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। इस समय हम शिवाजी पार्क में, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए जो मेन डोर है, यहाँ पे जो सबसे पहला पुतला देख रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे की पत्नी मीनाताई बाला साहब ठाकरे की है। ये मेन डोर है, तो इसी से आनंद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेन डोर है वहाँ पर ही स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पत्नी स्वर्गीय मीनाताई बाला साहब ठाकरे का पुतला लगाया गया है। उसके बाद मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर पीएम मोदी सभा करने वाले हैं।
ये इस मैदान से महज 100 मीटर की दूरी पर उद्धव बालासाहब ठाकरे का हेडक्वार्टर है, शिवसेना भवन। ये जो ग्राउंड है शिवाजी पार्क, वो 1925 में ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, जिस समय इसका नाम माहिम पार्क रखा गया था। 1927 में इसका नाम बदलकर शिवाजी पार्क रखा गया, क्योंकि जो महाराज थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नाम पर यहाँ पर इस पार्क का नाम रखा गया। और इसी पार्क में पहला स्टैचू जो शिवाजी महाराज का है, हाथों में तलवार लिए हुए, इस मैदान पर वो स्टैचू बनाया गया। ये मैदान इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी मैदान से बाला साहब ठाकरे, उनके जो नेता हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने रैली, जो मुंबई में रैली होती थी, वो इसी मैदान से शुरू होती थी। और इसी मैदान से शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे हुंकार भरते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुंबई के विवेक, आप माहौल तो बांध रहे हैं, समा बांध रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए विवेक, आपसे अंदर की बात ये पूछता हूं कि आज अजीत पवार 4 रैली कर रहे हैं, लेकिन इस रैली में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये ठाकरे की बात है, क्योंकि ये बीजेपी शिवसेना की बात है, इसीलिए क्या अजीत पवार नहीं आ रहे हैं? या उनको जानबूझकर कहा गया कि आप मत आइए, या फिर उन्होंने आजकल में पिछले 2 दिन में जो कहा है मीडिया को, जो कुछ उनकी बोली है, इसके बाद में थोड़ी सी खटास आ गई है? महायुति में सब ठीक है कि नहीं? देखिए आनंद, देखिए इस पूरे मामले में जब हमने अजीत पवार की टीम से बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अजीत पवार का शेड्यूल जो है वो नासिक में पहले से शेड्यूल है, उनकी 4 रैलियां नासिक में हैं और जो टाइम है वो मिसमैच कर रहा है नासिक की रैली और यहाँ की जो पीएम मोदी की रैली है उसको लेकर। तो ये साफ हो गया है कि महायुति में जो 3 अलायंस हैं, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार, उसमें अजीत पवार गुट नहीं आ रहे हैं। जो भी दिया जाए विवेक, जो मतलब निकालना चाहेंगे वो मतलब अवश्य निकालेंगे, जो इसका कोई निष्कर्ष निकालना चाहेंगे वो निष्कर्ष अवश्य निकालेंगे। चलिए, प्रतीक त्रिवेदी पालघर में है, रूबिका लियाकत ठाणे में है, एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है वो कहा जाता है। रूबिका, आप बताइए, महाराष्ट्र में कई जगह घूम चुकी हैं, ग्राउंड पर माहौल कैसा है, मूड कैसा है, कहीं क्लैरिटी है लोगों के मन में, वोटर्स के मन में? आपका अनकट ओपिनियन क्या है, बताइए। ये जो इलेक्शन होने वाले हैं आनंद, ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये न सिर्फ पार्टियों को बल्कि आप ये समझ लीजिए जितने भी पोलस्टर्स हैं उनको भी एक बार फिर से चिंता में डालने वाले हैं। क्योंकि जो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं, जो हेडलाइंस बन रही है और जो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं, वो आप समझिए कि अलहदा है। क्योंकि हेडलाइंस जो नेता बोलते हैं उस पर बनती है और जो मन में विचार किए हुए वोटर है वो अलहदा होता है, वो एकदम डिफरेंट होता है। यहाँ का वोटर बहुत अच्छे से जानता है कि उसे कैसे, मुझे लगा था कि जब हम जमीन पर उतरेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा आनंद, किस बात का, कि भाई शरद पवार वाली एनसीपी को देना है कि फिर हमको अजीत पवार वाली एनसीपी को देना है, कि हमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को देना है, कि हमें शिंदे वाली शिवसेना को देना। अब सबको सब पता चल गया है, किसके हाथ में मशाल है, किसके हाथ में धनुष बाण है, किसके हाथ में तुतारी है और किसके हाथ में घड़ी है, सबको मालूम है ये बात। और वो ये भी जानते हैं कि किसका गठबंधन जो है वो ऑर्गेनिक है और किसका गठबंधन ऑर्गेनिक नहीं है। ये क्लैरिटी दिखाई दे रही है साफ तौर पर। तो लेकिन ग्राउंड पर कि जो सबसे ज्यादा खेल किया जा सकता है या होगा, मैं उस बात पर बैठ कर रही हूँ, वो होगा लाडकी बहना योजना, जिसके चलते 7,500 रुपए उन तमाम महिलाओं के खाते में आए हैं जिन्होंने इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है। वो महिलाएं, जो मध्य प्रदेश में हुआ था ना आनंद, वही खेल क्या महाराष्ट्र में होता है? मैं तो ये देखना चाहती हूँ। देखिए, जिनसे मैंने बात की है, और आपके जितना तो मैं नहीं घुमा हूं, लेकिन जिनसे मैंने बात की है, ये लाड़की बहन योजना का जिक्र का मेंशन हर जगह हो रहा है। रूबिका, मैं जरा प्रतीक से जुड़ता हूं। प्रतीक, आप पालगढ़ में हैं, कैसे हैं भैया जी? मराठी बोलायला शिकला कि नहीं? देखिए, पेड़ के नीचे बैठे हैं और ठंडी हवा चल रही है, बहुत आनंद में है। और आप हैं आनंद में, मालाबार हिल में, आप तो हिल में हैं और हम हैं नीचे, तो हमको बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सवाल आपने पूछा था कि परिवार और क्यों नहीं आए, क्यों दूर चले गए, देखिए वो एक नवाब मलिक का एक बयान था, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं खबर पे रहता हूं। वो एक बयान था, आप जरा ध्यान से देखिए, वो निकल गया लोगों के रेफरेंस से। उन्होंने कहा कि पानी पे लाठी मारिए, पानी अलग नहीं होता। तो जब पिछली बार मैं आया था चुनाव लड़ने, तब 4 थे, अब 6 हो गए। तो जो 6 है वो 4 भी हो सकता है, और 6 वाला भाई
साथ भी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो कुछ भी सकता है राजनीति में, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हैं। तो चुनाव में सवाल यही होता है जी। कि हमको जीतना है, गठजोड़ बनाना है, कब दूरी रखनी है, कब पास आना है, कब संकेत देना है, और यही सारा। अभी मैं कुछ देर पहले प्रतीक, मैं जल्दी आपसे पूछता हूँ, पालघर वही जगह है जहां उन साधुओं के साथ जो हुआ वो घटा, जी, जी, और बिल्कुल जो वही बहुत जगह बड़ा विवाद बन के उभरा था। क्या आज भी जी, लोगों जी, को वो स्मरण है? क्या ये जी, जी। चुनाव का मुद्दा है? लोग उसे याद रखते हैं? बिल्कुल स्मरण है। देखिए साहब, स्मरण लोगों की स्मृति से कोई चीज गायब नहीं होती है। वोटर जो होता है बहुत बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। उसे कंफ्यूजन थोड़ी देर में तो हो सकता है, धुंधला दिखे, लेकिन जब वो जाता है ना वोट डालने, तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वोट डालता है। उसे पता होता है कि मुझे कौन सी पार्टी पे वोट देना है, तो इज वेरी कमिटेड, और उसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। मुद्दे उसके दिमाग में रहते हैं। तो जहां तक पोलराइजेशन की बात है, तमाम सारे मुद्दे हैं, वो दीवारों पे चढ़े हुए हैं, सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन एक इबारत जो है वो दिमाग में होती है वोटर के, वो बिल्कुल साफ होती है, जो उसे कहा हाँ बिल्कुल साफ है वो। चुनावी रण में अलग अलग दांव पेच है। महायुति महाविकास अघाड़ी है। अब महायुति में ही काफी खलबल है। मैं आपको बताऊं, अजीत पवार ने फिर एक बात कह दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वो नहीं उपस्थित होने वाले हैं। वो 4 अलग रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र या मुंबई से बाहर ही हैं अजीत पवार, ऐसा कहा जा रहा है। शिवाजी पार्क में कहीं नहीं दिखेंगे आसपास। और इस वक्त उन्होंने ये कहा है, नवाब मलिक को लेकर अजीत पवार के खेमे से एक बात आ रही है। अजीत पवार ने नवाब मलिक को लेकर ये दावा किया है कि बहुत से लोग उन्हें ना टिकट देने के विरोध कर चुके हैं, टिकट देने का विरोध कर चुके हैं, फिर विरोध की परवाह किए बगैर नवाब मलिक को टिकट दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने टिकट दिए तो उनमें 10% मुस्लिम समुदाय में थे। तो कहीं ना कहीं प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं, सपना शुक्ला जुड़ रही हैं सोलापुर से, और रूबिका लियाकत भी हैं, रूबिका लियाकत भी हैं, थाने से जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अजीत पवार ने क्या कहा, प्रतीक ने इसका जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, आइए आपको सुनाते हैं। आज देखील मी तुम्हाला सांगतो, मी उमेदवारी देत असताना माझ्या मुस्लिम समाजाला 10% जागा दिल्या. मला जेवढ्या जागा आल्या त्याच्यातल्या 10%, आणि चांगल्या जागा दिल्या, पडणाऱ्या जागा नाही दिल्या. आज पे पाठवता सुरू सारखी खरं की नाही. मी निवडून देणाऱ्या जागा, नजीक मुल्ला तिथं जाऊन बघा मुंब्रा परिसरात काय परिस्थिती आहे. आमचे नवाब मलिक, त्याच्यामध्ये मला काही विरोध केला, मी तिकीट त्यांना दिलं, मी स्वतः प्रचाराला तिथे गेलो. त्याच्यामध्ये सना तिच्याही प्रचाराला मी गेलो. जिशान बाबा सिद्दीकीच्या मध्ये जी दुर्घटना घडली त्याच्यात पुन्हा जिशानला आम्ही तिथे उमेदवारी दिलेली. त्याच्यामध्ये हसन मुश्रीफ साहेब, त्याच्यामध्ये शेख, असे अनेक कार्यकर्ते दिले ना. कारण नुसता अजित पवारनी भाषणात बोलून चालणार नाही, कृती दाखवली पाहिजे. आज सूर्य आज चंद्र, त्या पद्धतीने करायचं असतं. माझी मायनॉरिटीला आव्हान आहे, मी आणि सगळ्यांनी आणि सरकारने तुमच्याकरता खूप काही केलं. रूबिका इस वक्त हमारे साथ है। रूबिका, ये नवाब मलिक का मुद्दा ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है, प्रतीक ने भी इसकी बात की। आप बताइए ये है क्या? यहाँ महायुति में ही गुड कॉप बैड कॉप का गेम चल रहा है क्या, कि आपस में ही हम रखते हैं तो फिर ऑपोजिशन वहाँ से हट जाएगा, कट जाएगा? मानखुर्द में मुस्लिम वोट्स काफ़ी सॉलिड हैं और मानखुर्द नवाब मलिक का गढ़ माना जाता है, लेकिन नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो हिस्ट्री है वो सबको पता है। आनंद, राजनीति का खेलना बहुत टेढ़ी खीर है, और इसको आप अगर स्ट्रेटेजिस्ट के लिहाज से समझेंगे तो अलग समझ में आएगी, वोटर्स के लिहाज से समझेंगे तो अलग नज़र आएगी, सपोर्टर्स के लिहाज से समझेंगे तो बिल्कुल ही अलहदा नज़र आएगी। अब नवाब मलिक के खेल को आप ऐसे समझिए, अजीत दादा पवार की एक अपनी राजनीति है, एनसीपी अपने आप को सेंट्रिस्ट मानकर चलती है, लेकिन वो महायुति के साथ है जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। और जिस जगह ये अबू आज़मी वर्सेस नवाब मलिक है, वहाँ पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो मुसलमानों का है। एक महाराष्ट्र में, आनंद, दर्शकों को ये समझना होगा कि लड़ाई रीजन वाइज नहीं है कि मराठावाड़, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई और ये कोंकण का इलाका, ना ना ना, अब ये नहीं रह गया है। अब आप समझिए कि अब पार्टी में कैंडिडेट कौन उतर रहा है, हर सीट पर लड़ाई है आनंद, हर सीट पर। और इसीलिए कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं, और मेरी भी बहुतों से बात हुई है, मैंने कहा कि भाई आप लोग तो झेल भी नहीं सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो जो जवाब है वो तो बड़ा घूम फिर कर आया, लेकिन
आप की तरह, प्रतीक की तरह, सपरा की तरह हम जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ये है कि भाई कहाँ फूट डाली जा सकती है। मान जी। लीजिए अगर मुस्लिम वोटों में फूट डल जाती है तो जीत का फैक्टर किसके पास ज़्यादा जाता है? हमेशा यही हुआ ना, रिवर्स पोलराइजेशन में क्या जी। होता है कि आपने अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट एक ही विचारधारा के उतारे और एक कैंडिडेट वहाँ विपरीत विचारधारा का है, तो जीतता कौन है? क्योंकि तीनों में बढ़ जाता है मामला, जी। जीतता है उस साइड वाला। तो ये खेल जो है जी। आपको अलग अलग सीटों पे आनंद देखने को मिलेगा। अजीत दादा बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं जो है क्योंकि- कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना है उसके तहत हूँ, युति के साथ हूँ, युति के साथ मेरा। लेकिन देखिए, आज एक जब ये वो मांगखुर्द की रैली में सीट ही शामिल है नहीं जिसको होंगे, लेकर तो 10 के तरह के सवाल ये उठेंगे। और रुबिका, आप देखिए सना मलिक अनुशक्ति से नगर से लड़ रही हैं। नवाब मलिक की सुपुत्री जो है वो अनुशक्ति नगर से लड़ रही है। वहाँ कोई सेकंड कैंडिडेट की बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी कहा जा रहा है कि कुछ जगह कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं शिंदे कैंप से भी लड़ रहे हैं। लेकिन प्रतीक, आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हाला क्या वाटता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मराठी में बार बार आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक आप यहाँ से दिल्ली लौटे थोड़ी मराठी सीख लें। प्रतीक, आप तो पालगढ़ में हैं, आपने ये बात छेड़ी, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से युति को फायदा होगा, नुकसान होगा, कि या एक सीट पे जो चल रहा है मुंबई में, उसमें मुंबई की 36 सीटों पर क्या कोई फर्क पड़ेगा और महाराष्ट्र की 288 सीटों पे कोई फर्क पड़ेगा? भैया मैं तो हूँ भैया जी, मैं कैसे बदल जाऊं? मैं तो यहाँ भी वही हूँ, वहां भी वही हूँ, मैं तो वही रहूंगा। अब आप सुनो मेरी बात, अभी उनको कैसे कह दें, अभी कैसे बता दें, है ना, बीच में कैसे बोल दें? बात तो 23 हाँ। की है, अभी से मैं कैसे बोल दूं? तो वो तो बात अलग है। और ये जो हरियाणा चुनाव हाँ। हुआ ना, इसने बड़े बड़े पंडितों को ना जमीन की राह दिखा दी। जी। अब कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन जी। हम ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। तो डिफरेंस ये है कि एक छोटी सी बहुत मारीक सी बात है कि अजीत दादा अगर नहीं आए, या अजीत दादा दूर खड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि लाठी पानी में मारो तो पानी अलग नहीं होता। और अगर वो मुस्लिम वोट्स की बात आ रही है या कहीं इस बात का पोलराइजेशन की बात हो रही है या डिविजन्स की बात हो रही है, उसका सीधा सा मतलब एक ये भी है, सिर्फ यही नहीं है, एक ये भी है कि देखिए हम हैं तो युति में, लेकिन अब वो जमाना ये है कि हम हूं इधर लेकिन दिखें उधर। हम उधर भी दिख सकते हैं, हम इधर भी हैं, हम उधर भी दिखेंगे। तो ये जो है ना, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सा जो है कि भाई देखिए मैं आ तो इधर गया हूं लेकिन मेरी धमक है, मैं अलग नहीं हूं। तो ये सारा जो है एक नरेशन सेट है कि अब आप सोचिए प्रधानमंत्री की रैली हो, प्रधानमंत्री आए और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोई कहे कि मेरी रैली वहां लगी है जी, तो आप समझिए, जरा अंदाजा आप ही लगाइए कि कैसे संभव है। लेकिन ये है कि नहीं, देखिए मैं दूरी, राजनीति में क्या है, दूरी को भी नजदीकी में बदला जा सकता है। देखिए, कूटनीति और राजनीति अगर आप देखें, तो यहाँ पे नजदीकी जो है दूरी के हिसाब से तो वहां पर नहीं। प्रतीक, मैं बस ये कह रहा हूं कि शिवाजी पार्क का एक लॉजिक है, क्योंकि यहाँ बात जो है बीजेपी और शिवसेना की है, धनुष बाण की है। और धनुष बाण किसके साथ है? एकनाथ शिंदे, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला जिसने बाला साहेब की के लिए वहाँ महाराष्ट्र के अंदर ईंट से ईंट बजाई और ग्राउंड अप कैंडिडेट है। और वहाँ पर जो एक ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ कोई अभी तक नहीं था इस महायुति के पाले में, वहाँ अमित ठाकरे और राज ठाकरे वहाँ दिखेंगे। ये साइकोलॉजिकल गेम जो वॉरफेयर किया जा रहा है, और वो भी 100 मीटर की दूरी से, कि उद्धव ठाकरे जी का और शिवसेना का जो उनका जो पुराना पार्टी का हेडक्वार्टर है, जो अब एकनाथ शिंदे जी क्लेम कर रहे हैं कि धनुष बाण हमारा है, ये हेडक्वार्टर हमारा हो गया, तो अब वहाँ हो गए। तो इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब ये उद्धव ठाकरे का ऑफिस नहीं है, ये एकनाथ शिंदे और धनुष बाण का सीएस ऑफिस है। तो लेगेसी जो है वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वहां पर इनडायरेक्टली रेलगाड़ी लेकर के, रेल इंजन लेकर के राज ठाकरे और अमित ठाकरे इसमें घुसे हैं और यहां पर ये फैमिली मिक्स हो रहा है। तो ये डायनामिक शिवाजी पार्क वाला। दूसरी बात, हरियाणा और इधर की हम बात कर रहे हैं, तो आरएसएस का रोल महाराष्ट्र में कितना इंपॉर्टेंट है? कहा जा रहा है 50,000 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं महाराष्ट्र में अब आरएसएस के लोग कर रहे हैं। 4 जून से पहले और 4 जून के बाद, यानी 23 अगस्त के बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला है। उस समन्वय मीटिंग केरला के बाद काफ़ी कुछ बदला है। हरियाणा में भी 16,000 सभाएं जो हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर हरियाणा में कहते हैं कि नतीजा घूम गया और कांग्रेस को पूरी तरह से बार लगी वहाँ पर और झटका लगा। अब सोलापुर से सपना शुक्ला जुड़ रही है, लेकिन सोलापुर से पहले नागपुर भी गई थी, और नागपुर से अगर 2 नाम जुड़े तो एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे
नितिन गडकरी जी से सपना शुक्ला ने बात की। इस बार प्रचार एक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने बताया कि नहीं, सुनिए। महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे धरती से हजारों किलोमीटर दूर उस शख्स के साथ में जो भारत में हाईवे मैन के नाम से मशहूर है, नागपुर से ताल्लुकात रखते हैं और इससे ज्यादा परिचय मुझे उनका देना नहीं चाहिए। हमारे साथ में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, बिकॉज आपका शेड्यूल में देख रही थी बहुत व्यस्त है, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया। इसी से शुरू करते हैं, आप जितनी बेहतरीन तरीके से हाईवे निर्माण करते हैं, जब हम कहीं से गुजरते हैं, अभी मैं भी जब औरंगाबाद से नागपुर आई तो तारीफ ही करते हुए आई, क्या उतनी बेहतर तरीके से जीत का हाईवे भारतीय जनता पार्टी और महायुति का महाराष्ट्र में तैयार हो गया है सर? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हमारी सरकार ने जो देश में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, और उसके साथ महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुछ काम किया है, उसके जनता के दिल में बहुत अच्छा परिणाम है। और अपना भविष्य बदलने के लिए भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की युति अलायंस अपना भविष्य बदल सकती है, लोगों में दृढ़ विश्वास है, और इस कारण हमारी निश्चित रूप से जीत होगी, मेजोरिटी आएगी और हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आपने बहुत पहले भी अलायंसेस में काम किया है और जो महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार है वो भी अलायंस में है, लेकिन क्या ये एक अननेचुरल अलायंस है? शायद यही कारण है कि अजीत पवार के सुर लगातार बदल रहे हैं, कि अलग उनकी राहें दिखाई दे रही है। मैंने इससे पहले अजीत पवार का इंटरव्यू किया तो जो बटोगे कटोगे पे पूरी महायुति या बीजेपी का स्टैंड है, उससे बहुत अलग अजीत पवार का स्टैंड है। और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने नवाब मलिक को टिकट दिया है, 10% वोट भी हमारे साथ मुस्लिम का है, तो मैं कैसे बटोगे तो कटोगे पे अपना स्टैंड रखूं? आपको लगता है कि ये अननेचुरल लाइन्स है, इसीलिए वो ऐसे कह रहे हैं? अननेचुरल नहीं है। अगर हम सब 100% बातें अगर हमारी एक होती तो हम एक ही पार्टी होते। तो हम लोग अलग अलग कुछ बातों पर हमारी अलग मत है, अलग राय है, ये तो स्वाभाविक भी है। और इसलिए इसके बाद में भी जो बड़ा महाराष्ट्र के भविष्य का और विकास का कार्यक्रम है, उसमें हमारे में यूनानिमिटी है, एक वाक्यता है, और इसके आधार पर हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए सपना के पास चलते हैं। सपना, ऑफ कैमरा नितिन गडकरी जी ने आपको क्या कहा, अजीत पवार ने आपको क्या कहा, आपको क्या लग रहा है? आप भी तो घूम रही हैं महाराष्ट्र में, सोलापुर में आप हैं, ग्राउंड पर क्या लोग आपसे खुलकर बात कर रहे हैं, या फिर आप जो सुनना चाहती है वो कह रहे हैं, अपने मन की बात आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं? ऑफ कैमरा नितिन गडकरी जी का मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक गाना गाया जो उनका अंदाज है कि सभी नेताओं का ये वो होता है कि हंसी सपने हैं, सब जीत के अपने अपने दावे करते हैं, सपने को लेकर उन्होंने कोई गाना सुनाया। रही बात, आपने पूछा कि ग्राउंड पर जनता क्या कह रही है, मैं आपको बारामती की स्थिति बताती हूँ और बीड़ की स्थिति बताती हूँ आनंद, क्योंकि मैं वहां पर रहकर आई, वहां लोगों से बात की और देख कर नहीं, जो लोग कहना चाह रहे हैं वही उन्होंने कहा। बारामती की स्थिति तो आनंद ये है कि वहां पर 4-5-6 लोग मिले जिन्होंने कहा कि अजीत दादा शरद पवार अलग नहीं है भाई, ये चुनाव के बाद एक हो जाएंगे, ये एक स्थिति हुई। दूसरी बीड़ की स्थिति मैं आपको बताती हूँ, कई वहां 40,000 जो है मुस्लिम वोटर है, तो सबने ये एक सुर में कहा कि देखिए भाई हमारे लिए बटोगे कटोगे काम नहीं करता, तो इसीलिए आप देखिए कि अजीत पवार, क्योंकि एनसीपी को वो सीट मिली, जबकि कायदे में वो सीट शिवसेना के पास जाती है, लेकिन एनसीपी को वो सीट मिल गई। यही कारण है कि अजीत पवार बार बार बटोगे तो कटोगे से साइड हो रहे हैं। दूसरा, बीड़ में है तो हम मराठा आरक्षण की बात जरूर करें, मनोज जारंगे की बात जरूर करें। मनोज जारंगे आनंद बड़ी भूमिका निभाएंगे, बैकडोर से ही सही, भले ही अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, जैसे हमारी सहयोगी रुबिका जी ने जब बात की तो वो अपने प्रत्याशी उतारने की बात नहीं कह रहे, लेकिन ये एक मैसेज उनके जितने समर्थक है सबको दे दिया गया कि जाओ और बात करो, जो मराठा आरक्षण पर बात करेगा हम उसको देंगे। कईयों ने वही महाविकास आघाड़ी का, लेकिन कैंडिडेट मैटर कर रहा है। एक चीज रुबिका जी ने और प्रतीक जी ने, दोनों ने लोगों ने कही कि महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है, विचारधारा से हटकर कैंडिडेट मैटर कर रहा है कि कैंडिडेट कौन उतारा है, उसकी विचारधारा क्या है, वो किस लाइन पर चल रहा है। अगर 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं तो वो किधर? सपना, कैंडिडेट तो मैटर करेगा, लेकिन हर कैंडिडेट के लिए सपना उसका जो वोट सपोर्ट है, देखिए अगर कांग्रेस का प्रत्याशी है तो उसको एनसीपी शरद पवार और उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी मशाल और तुतारी का वोट जो भी है वो ट्रांसफर होना आवश्यक है उस कैंडिडेट को, और यही महायुति में भी आवश्यक है कि धनुष बाण को कमल का और घड़ी का वोट ट्रांसफर होना चाहिए और वैसे वर्षा। क्या ये होगा कि नहीं, ये जरूरी है, या फिर समर्थक वहां पर असमंजस में होंगे? आदित्य ठाकरे से भी हमने बात की, आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवरा, वर्ली का एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। आदित्य ठाकरे से विवेक गुप्ता ने बात की, उसका भी एक अंश आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ
आदित्य ठाकरे जी हैं। आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आदित्य जी, मेरा पहला सवाल ये है कि महा विकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है। महा सरकार किसकी बन रही है? महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महाझूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ, और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने, अभी जो प्रेजेंट सरकार उन्होंने क्या किया, और जब उद्धव जी सीएम थे तब उन्होंने क्या किया। मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है, या राजवट चला रहे कौन है? जो इलीगल रेजिम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये आजू बाजू के चेले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूं इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में। सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे जी का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूं। मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए। गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। आप भाजपा के बारे में इतना बोलते हो कि आपके 25 साल पुरानी पार्टी थी, आपके साथ काम किया, आपके पिताजी के साथ काम किया, आपके दादाजी के साथ काम किया। कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा या बनने वाला है, या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां पे उद्धव जी, फिर आपको ऐसा लगे कि वो युति जो पहले थी वो दोबारा बन सकती है? यादें बहुत है, अच्छी मेमोरीज भी काफ़ी सारी है, दुख भी बहुत ही होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो लोकसभा 2014 के दरमियान हमने पूरी दिल जान लगा के काम किया मोदी साहब को पीएम करने में। महत्वाकांक्षा, धोखा, या फिर अपने ही परिवार में जो लाइन थी उस लाइन से हट करके राजनीति करना, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर, लेकिन ये डट कर लड़ रहे हैं। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या इन्होंने मदद की है, क्या इनको लोकल सपोर्ट मिलेगा? हर किसी, बहुत सारी पार्टीज़ के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई भी है। अस्मिता तो है ही, लेकिन अस्तित्व की भी लड़ाई है, क्योंकि इन 6 पार्टियों में से क्या 2 या 3 ही बचकर रह जाएंगे, बाकी सब आपस में घुल मिल जाएंगे या गायब हो जाएंगे। शरद पवार जी क्या इसके बाद संन्यास ले लेंगे? तो फिर उनके बाद एनसीपी शरद पवार यानी तुतारी का क्या होगा? अजीत पवार का महायुति में क्या होगा अगर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता? बहुत सारे प्रश्न हैं। नितिन गडकरी और आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू पूरा आपको दिखाएंगे यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर अखाड़ा के बाद। अभी फिलहाल वापस चलते हैं प्रतीक त्रिवेदी रूबिका के पास। रूबिका, आप मुंबई में भी घूमी, आप ठाणे में हैं, आप मुझे बताइए ग्राउंड पर आपको सेंटिमेंट क्या लग रहा है? कहीं कंफ्यूजन है कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी है? नहीं, क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। मैं सिर्फ मुंबई नहीं, देखिए हाँ। हमने वहाँ नागपुर से शुरू किया था। उमरेड पहुँचे, नागपुर साउथ पहुँचे, नागपुर साउथ वेस्ट पहुँचे, नागपुर सेंट्रल में थे, नागपुर नॉर्थ में थे, फिर अमरावती गए, फिर अमरावती से लगते हुए आसपास के इलाके गए, फिर बडनेरा गए, फिर जालना गए, उसी से जुड़ता हुआ इलाका आगे की तरफ आएंगे, औरंगाबाद सेंट्रल गए, पैठन गए, फिर उसके बाद हम लोग पुणे गए, बारामती गए। ये वो सारे इलाके हैं जो अलग अलग रीजन में आते हैं। और आप भी जानते हैं कि अगर आप एक नब्ज पकड़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ माहौल कैसा है। बारामती, आप ये मान कर चलिए, हाँ। ये जो प्रतीक कह रहे हैं ना, ये बात एकदम सही है कि पानी में आप लाठी मारो, उसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो दोबारा वही हो जाएगा। वहाँ पर एक एक बंदा ये मान कर चल रहा है कि पवार तो फैमिली एक ही है भाई, साहेब जो चाहते हैं वो होता है, यानी शरद पवार। तो और फिर ये कहते हैं कि दीदी को हमने भेज दिया लोकसभा, ताई को हमने भेज दिया लोकसभा, अब अजीत दादा को हम लोग विधानसभा। मतलब वो कह रहे हैं हम दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे आधा आधा, लेकिन ये लड्डू का नाम होगा पवार। तो एनसीपी को लेकर चाहे वो तुताड़ी हो कि चाहे वो घड़ी हो, क्लैरिटी है। फिर आप आइए नागपुर की तरफ। नागपुर में देखिए और आसपास के इलाकों में, विदर्भ में सबसे मेजर रीजन ये विदर्भ रहने वाला है। तो यहीं पर आप देखिए सबसे ज्यादा ग्राउंड पर मेहनत भी हो रही है। 80-20 तो आप देखिए, मेरे पास समय कम है रूबिका, मैं बस भैया जी के बाद वापस जाना चाहता हूँ। तो प्रतीक, आप मुझे जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपने जब ग्राउंड पर बात की, और आपका जो शो का अंदाज है वो तो ठेठ गांव के अंदर, कस्बों के अंदर जाकर लोगों से बात करने की बात है,
तो उसमें उन्होंने क्या कहा? महाराष्ट्र भर में आप काफ़ी जगह घूमे हैं, कहाँ पर आपको लगता है सबसे ज़्यादा टाइट होगा ये कंपटीशन? काफ़ी सारी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस बनाम बीजेपी डायरेक्ट फाइट्स हैं, ऐसी सीटों पर क्या होगा? आनंद भैया देखो, ऐसा है कि सब अच्छा है, और जो कभी कभी संचालन करता है ना, एंकर करता है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो हम मौका आपको देते हैं। आप बताइए, अभी आपने जो देखा वो क्या देखा? देखिए, उसको मौका ही नहीं मिलता बेचारा। अब वो बेचारा सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है, सब एंकर्स को ला रहा है एक जगह, उससे भी पूछने को मौका मिलना चाहिए। यहाँ सब अच्छा है। मैं अभी पालघर की तरफ मूव कर रहा हूँ, 40 किलोमीटर है लगभग, आज वहां शो करूंगा। और जी, जैसे यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का और युति का है, और वो देखिए, मैंने बताया ना, जब मैं पिछली बार आया तो 4 थे, अब 6 हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बहुत चुनाव के बाद की जो अरिथमेटिक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपको भी देता हूँ कि आपने जो देखा वो भी हम लोगों से शेयर करें, जनता से शेयर करें, जो दर्शक हैं वो भी देखना चाहते हैं। आप प्रोग्राम करते हैं इतना बड़ा, जी बताइए। देखिए प्रतीक बहुत कम होता है कि एंकर को खुद अपने शो में बोलने का मौका मिलता है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस बार लोगों के मन में काफ़ी सारी कंफ्यूजन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग स्थिरता चाहते हैं, लोग गवर्नेंस चाहते हैं, लोग पॉलिसी में एकदम स्टेबिलिटी और क्लैरिटी चाहते हैं। और उन्होंने देखा कि 2.5 साल किसी के, 18 महीने किसी के, कहाँ पर क्लैरिटी है। लेकिन एक बात लोगों के मन में ये भी है कि किसने पार्टियों को तोड़ दिया, किसने इस महाराष्ट्र के अंदर ये खिचड़ी बनाई है, तो क्या उसके खिलाफ कुछ कहना चाहिए, या अब जून से लेकर अब अगस्त के बीच में, या आप नवंबर की बात कर रहे हैं तो जून से लेकर नवंबर, इन 4-5 महीनों के अंदर क्या ग्राउंड पर कई सारी चीज़ों को बदल दिया गया है, कई सारी परिस्थितियों को संभाल लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जिस तेज़ी से कुछ प्रोजेक्ट्स समाप्त हुए हैं, जिस तेज़ी से कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं और कुछ चीज़ों का निवारण किया गया है, शायद ये माहौल ग्राउंड पर बदल दे। सपना बताइए, शेतकरियों से आपने बात की, शेतकरी यानी किसान, वहाँ पर ग्राउंड पर इंटीरियर्स में लोग क्या कह रहे हैं? मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एक सेंटिमेंट है, क्या एक क्लैरिटी है, या लोग अभी भी चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी है। जो रुबिका जी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल क्लैरिटी है। और कई लोग कैमरे पर आकर बताते भी नहीं। एक चीज़ और मैं आनंद आपको बता दूं, कैमरा देखते कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमारा अधिकार है, हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन क्लैरिटी है, किसान जो कपास का किसान है उसको तो ठीक ठाक चीज़ें मिल रही हैं। आज गडकरी जी से भी मैंने ये सवाल किया कि कपास के किसान को तो फिर भी आप खुश कर ले रहे हैं, लेकिन सोयाबीन का किसान आपसे खुश नहीं है। और विदर्भ में किसानों ने ही आपको डेंट दिया था, जो आप 11 सीटों से छिटक कर 6 सीटों पर आ गए थे। तो उनका खास तौर पर कहना है कि देखिए, कुछ चीज़ों में बदलाव करने की जरूरत है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज पर जरूर कहूंगी, जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर आप ध्यान दें तो सोयाबीन के किसानों को भी 6,000 रुपया पर क्विंटल की राशि का प्रॉमिस किया गया, उनके मैनिफेस्टो में है। और जैसे आपने कहा, ये सोयाबीन के किसान करीब 35 से 36 सीटों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सपना, मेरे पास समय अल्प है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 पर ही सबसे बढ़िया कवरेज आप देखेंगे। महाराष्ट्र के इस दंगल का बहुत बड़ा चुनाव है ये। झारखंड पर भी हम बात करेंगे, झारखंड पर भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, लेकिन अखाड़ा का एक और विशेष अध्याय झारखंड से बहुत जल्द होगा। फिलहाल महाराष्ट्र पर आज हमारी नज़र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ मेकर्स के इंटरव्यूज़ हैं। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर। सपना, प्रतीक, रूबिका, विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद।